मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चात राजनीतिक विचारक जीन बोंदा के संबंध में जीन बोंदिन के संबंध में डिस्कशन करेंगे कि जीन बोंदा की जो स्टेट एंड सॉवरेनिटी, राज्य और संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया, उसके सिद्धांत का क्या महत्व है। अब बोंदा किस सिद्धांत को दे करके राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ऐसे में हम इससे पहले इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ जीन बोंदा परिचय और उसके संकल्पना के संबंध में हम थोड़ा सा चर्चा करें कि जो बोंदा की स्थितियां थीं। आखिरकार बोंदा का जन्म 1530 में फ्रांस में हुआ था। अर्थात सेंचुरी की बात करें तो 16वीं शताब्दी थी, 16th सेंचुरी थी। इस राजनीतिक दार्शनिक और न्याय शास्त्रवेत्ता राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में बोंदा की मुख्य जो ख्याति है, प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी की संकल्पना और आधुनिक पूर्ण सत्तावाद, मॉडर्न एब्सोल्यूटिज्म के सिद्धांतकार के रूप में है। आधुनिक काल की जो पूर्ण सत्तावाद की बात करते, मॉडर्न एब्सोल्यूटिज्म की जो बात होती है, उसमें इसमें बोंदिन का नाम पहले ही लिया जाता है। अब हमको थोड़ा सा यहाँ अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा सभी का कि आखिरकार बोंदा ने इस राजनीतिक दर्शन की जो बात होती है, उसको क्या आवश्यकता महसूस हुई कि राज्य जैसी संस्था के लिए संप्रभुता की भी आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि इसके पूर्व इस प्रभुसत्ता या संप्रभुता के संबंध में किसी भी राजनीतिक दार्शनिक ने इस व्यवस्थित तरीके से कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। तो जब 16वीं शताब्दी में जीन बोंदिन का जन्म हुआ फ्रांस में, तो बोंदा ने यह देखा कि अपने समकालीन संप्रभुता की संकल्पना पे हम डिस्कशन अब कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी की जब हम बात करते हैं, तो बोंदा ने देखा कि अपने कंटेम्परेरी पीरियड में, समकालीन समय की जब बात करते हैं, तो फ्रांस में अशांति और उपद्रव क्या था, चारों तरफ फैला हुआ था। तो उस शांति को जो चाहिए, लोग राज्य में इस शांत के स्थान पर अशांति फैली हुई थी और उपद्रव फैला हुआ था, अर्थात लोगों का जीना जो है लगभग मुश्किल था। जब लोगों का जीना मुश्किल था, राज्य के स्थायित्व को कोई बात नहीं थी, राज्य जैसी नामक संस्था का कोई वहां वजूद नहीं था, ना ही उसका कोई महत्व समझते थे। और लोगों के जीवन में, क्योंकि राज्य किसी भी तरह का राज्य, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार के प्रत्येक एक्टिविटी का प्रभाव वहां पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर अवश्य पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से पड़े चाहे अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम या ज्यादा भी हो सकता है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि राज्य पे रहने वाले
वहाँ लोगों पर, वहाँ के नागरिकों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बोंदा ने अपने समकालीन फ्रांस में व्याप्त अशांति और उपद्रव को ध्यान में रखते हुए अब उस समस्या की ओर उसका ध्यान गया। उसने देखा कि इस अशांति और उपद्रव को कैसे शांत किया जा सके, कैसे गवर्नमेंट सिस्टमैटिक तरीके से इस व्यवस्था को रेगुलेट कर सके। ऐसी स्थिति में इस राजनीतिक दार्शनिक ने, बोंदा जैसे पॉलिटिकल फिलासफर ने जो है एक बुक की रचना किया 1576 में, 1576 में। उस बुक का नाम है द 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ। राज्य पर 6 निबंध के अंतर्गत बताया कि राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी के पूर्ण एकीकरण और केंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थात उसके कहने का आशय यह है, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन की ओर उसने क्या किया, ध्यान आकृष्ट किया लोगों का, कि जो राज्य जैसी संस्था है, तो राज्य के लिए लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, उनके जीवन को रेगुलेट या व्यवस्थित करने के लिए राज्य का यहाँ शक्तिशाली होना आवश्यक है। और शक्ति किसके रूप में होगी? प्रभुसत्ता के रूप में होगी। कि जब तक राज्य पूर्ण एकीकरण और केंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, उसने ये लॉजिक दिया, उसने बहुत सारे हिस्टोरिकल लॉजिक लिया, ऐतिहासिक तर्क दिया कि प्रत्येक महत्वपूर्ण और चिरस्थायी राज्य के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण राज्य की बात करें या लंबे समय से जो राज्य स्थायित्व प्रदान किए हुए हैं, के अंतर्गत समस्त विधायी और कार्यकारी कृत्य, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक ही केंद्र के अधीन होते हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, बोंदा ने, कि किसी भी महत्वपूर्ण और चिरस्थायी राज्य के लिए विधायी और कार्यकारी शक्ति एक ही केंद्र पे होना चाहिए। किसी राज्य में, क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार के भाग या अंगों की बात करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। इनमें बोंदा ने, उसने क्या किया, उसने ज्यूडिशरी को अलग कर दिया और उसने दो पर बात किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी और विधायी पर बात किया, कि जो कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव और जो है एग्जीक्यूटिव एंड जो है लेजिस्लेटिव पावर है, वो एक ही पॉइंट या एक ही बिंदु पर होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के अधीन होना चाहिए। किसी राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति ही प्रभुसत्ता है। अब उन्होंने कहा कि जो सब प्रभुसत्ता के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं सॉवरेनिटी के लिए, इसको क्या है प्रभुसत्ता? व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी क्या है? तो उसी ने कहा किसी राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति की मोस्ट हाई एंड प्रेफरेंशियल पावर ही क्या है? प्रभुसत्ता है। अतः कानून जो है क्या है? प्रभुसत्ताधारी की क्या है? इच्छा की अभिव्यक्ति है। उन्हें कहा कि जो प्रभुसत्ताधारी है, अर्थात यहाँ प्रभुसत्ताधारी का आशय राज्य अथवा सरकार से है, कि राज्य अथवा सरकार की इच्छा ही कानून के रूप में क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तो जब राज्य अथवा उसकी प्रभुसत्ता की इच्छा कानून के रूप में व्यक्ति होती है, ऐसे में वो अपनी स्वयं की इच्छा के अधीन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद की उसकी स्वयं की इच्छा होती है। वो अपने अधिकार क्षेत्र में, और वो भी है कि उसके अधिकार क्षेत्र में, अर्थात राज्य की जो सीमा रेखा होती है,
प्रादेशिक इकाई होती है, उस राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो कानून क्या होगा? बाध्यकर होगा, उसके लिए मानना आवश्यक होगा। क्योंकि राज्य में रहकर सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगा। अर्थात कानून में क्या होती है? बाध्यता होती है, उसके पालन की, इम्प्लीमेंटेशन की जो है, कि वो कह दे कि बाध्यकर हो तो चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, उसके विदाउट कंसेंट के भी कानून सरकार ला सकती है या कानून सरकार बना सकती है। कोई प्रभु सत्ताधारी अपने कानून से बंधा नहीं होता। क्योंकि कानून से बंधा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह कानून खुद उस प्रभु सत्ताधारी की क्या होती है? इच्छा होती है। प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व तो संभव ही नहीं है। बोंदा कहते हैं कि विदाउट सॉवरेनिटी के राज्य का वजूद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रभु सत्ता ही क्या है? राज्य का प्राण तत्व है। आप लोगों की शरीर से या हम लोगों की शरीर से आत्मा को निकाल देने से शरीर का कोई महत्व या वजूद है? आप थोड़ा विचार करिए। यदि नहीं है तो उसी प्रकार से राज्य के पास से यदि प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी निकाल दी जाएगी तो राज्य का कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकल जाने से जो है लोग कहते हैं जल्दी व्यवस्था करिए, अब कहाँ चलनी है? पंचतत्व में विलीन हो गया व्यक्ति, अर्थात उसकी डेथ हो गई, उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से राज्य के लिए प्रभुसत्ता ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए अगर प्रभुसत्ता नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस सर्वोच्च विधायी शक्ति ही की स्थिति यह निर्धारित करती है। क्योंकि अब वो इस और आगे बढ़कर बताना चाहते हैं बोंदा कि सर्वोच्च विधायी शक्ति अर्थात सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव पावर है से ही ये डिसाइड होता है, यह निर्धारित होता है कि कोई राज्य राजतंत्री है, मोनार्की है या अभिजात तंत्री अरिस्टोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक लोकतंत्री है। अर्थात सर्वोच्च विधायी शक्ति की स्थिति के आधार पर यह डिसाइड होता है कि राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या, राज्य की प्रकृति क्या है। क्योंकि शक्तियों के डिवाइडेशन से, पावर के डिवाइडेशन से ही उस राज्य के नेचर या उसकी प्रकृति जो है क्या होती है? डिसाइड होती है, निश्चित होती है कि कोई राजतंत्री है, अभिजात तंत्री ही या लोकतंत्री। तो उन्होंने कहा कि कानून न्याय संगत है या नहीं, इस बात से प्रभुसत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरकार है वो ये नहीं देखती है कि जो कानून है वो न्याय संगत है अथवा नहीं, अन्ना उसके न्याय संगत होने और ना होने से उस प्रभुसत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसका संबंध कानून बनाने की शक्ति से है, कानून की विषय वस्तु से नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही पर्पज और एक ही उद्देश्य है, कानून के निर्माण से है कि जो कानून की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी सरकार ऐसे भी कानून लाती है कि उपद्रवी को या जो है ऐसे अराजक तत्वों को शांत करने के लिए या उनको कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा राज्य की व्यवस्था को सुव्यवस्थित या सिस्टमैटिक करने के लिए कड़े से कड़े भी कानून लाए जाते हैं। तो उसमें ये नहीं देखती कि वो क्या सही क्या गलत, क्योंकि अपराधी को दंड देकर के उसकी यदि जान भी ले ली जाती है कानून के द्वारा बना के, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर, वो यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन उनका करता है, दूसरे पर अत्याचार करता है, तो उस व्यक्ति की यदि डेड वारंट जारी भी करती है
और यदि उसके साथ जो है मृत्युदंड का भी आदेश आता है तो वो कानून के माध्यम से दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा रहा है। ऐसे में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब यही उसके लिए यही सही है, क्योंकि उस अराजकता की वजह से अन्य लोगों का जीवन क्या है, जीना दुर्लभ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। इसके लिए वो सही या गलत का फर्क नहीं करता, क्योंकि उसका काम ही है कानून का निर्माण करना, उसकी विषय वस्तु से नहीं है। कानून कोई सरकार जिन शक्तियों के प्रयोग का वैध रूप से दावा कर सकती है, प्रभुसत्ता उसके प्रयोग का ही तात्विक और अदेय अधिकार है। जब कोई सरकार या किसी राज्य के द्वारा वो बताती है कि जो हम काम कर रहे हैं वैध है, उसकी वैलिडिटी है, उसकी वैधता है, उसकी मान्यता, वैधता का से उसकी मान्यता से होता है कि जो जन सामान्य है उसको वैध कर रहा है, तो क्या है, अदेय अधिकार है, उसको किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। परंतु यह प्रभुसत्ताधारी को अपनी प्रजा की काया अर्थात पर्सन और संपत्ति या प्रॉपर्टी के साथ उन्होंने ये भी लोगों की ओर राज्य का ध्यान आकृष्ट किया कि आप इस शक्ति के साथ, यदि आपको इतना पावर दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते समय मिसयूज ना करें। तो उन्होंने बताया परंतु कि ये जो प्रभुसत्ताधारी अर्थात सरकार है, अपनी प्रजा की शरीर और संपत्ति के साथ मनमानी करने की असीम शक्ति प्रदान नहीं करती है, अर्थात अपनी प्रजा के साथ अत्याचार करने के लिए ये शक्ति नहीं दी गई है आपको, बल्कि उसे नागरिक जीवन अर्थात सिविल लाइफ की संस्थाओं का सम्मान करने की मांग करती है। अर्थात जो लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए या सिस्टमैटिक करने के लिए जिन इंस्टीट्यूट या संस्थाओं का निर्माण किया गया है, उसका वो सम्मान करे, उसका वो रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करते हुए ही इस बात पर बल दिया कि प्रभुसत्ता से जुड़े हुए जो अधिकार हैं वो क्या है, प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ की सीमाओं से बंधे होते हैं, और उनका प्रयोग करते समय समुदाय के अन्य दावों को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जो लोग, जो कम्युनिटी के लोग, जो समुदाय के लोग अन्य वस्तुओं पर ये दावा करते हैं या अधिकार जताते, दावा का से यहाँ अधिकार से भी, राइट से भी लेते हैं कि वो जो दावा करते हैं कि हमको ये चीज होना चाहिए, मिलना चाहिए, या हमारा ये ऐसा अधिकार है, तो उसको भी सरकार को दृष्टिगत रखना होगा, क्योंकि जो ये शक्ति या पावर दी गई है प्रभुसत्ता की राज्य को, तो व्यक्ति की शरीर और संपत्ति को ध्यान में रखते हुए उसका उत्पीड़न ना करे, जो है ये चीज कहना जरूरी है बोंदा के लिए। तो बोंदा कहते हैं, बोंदा के अनुसार यदि कोई प्रजाजन प्रभुसत्ताधारी के अन्यायपूर्ण आदेश का पालन करने से इनकार कर दे तो ऐसा करना वैध होगा। कहने का आशय ये है कि यदि वहां पर रहने वाले लोग अपनी सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों या उसके आदेशों का उल्लंघन करती है तो वो सही होगा, क्योंकि सरकार यदि अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे मनमानी कानून ले आती है जिससे सामान्य लोगों का जीवन दुर्लभ है और उनके जीवन पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है और अन्यायपूर्ण है, तो ऐसे कानूनों को ना मानना भी वैध है। बोंदा ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो सारे विचारों का विश्लेषण किया जा रहा है ये बोंदा के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग है,
इसको अन्य थिंकर से कनेक्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि जो पर्सनल विवाद जीन बोंदा, ये जीन बोंदा के पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं कि वो बोंदा इस प्रकार चाहते हैं या उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं कर सकते, परंतु उसे क्रांति के समय जो क्रांति के समान अधिकार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आदेश का तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन क्रांति के समान अधिकार का उन्होंने खंडन भी किया कि क्रांति करना राज्य की जो है संप्रभुता के अगेंस्ट होगा, तो ऐसा नहीं। हालांकि न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने ये कहा कि न्याय की रक्षा के लिए पड़ोसी सत्ताधारी के हस्तक्षेप पर आपत्ति नहीं की। बोंदा ये भी कहते हैं कि किसी राज्य के द्वारा यदि अत्याचार किया जा रहा है तो पड़ोसी राज्य भी यदि उसको इंटरफेयर करता है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई, क्योंकि किसी भी राज्य का उद्देश्य वहां पर रहने वाले लोगों का कल्याण होता है, उसका उत्पीड़न नहीं। बोंदा का मुख्य सरोकार प्रभावशाली शासन की कानूनी शर्तों से था। उन्होंने कहा कि जो बोंदा का जो मुख्य सरोकार है, एक ऐसा प्रभावशाली कानूनी शासन होना चाहिए जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन राजनीतिक दायित्व के नैतिक आधार से उसे उतना नहीं। मतलब कहने का आशय ये है कि कानून के रूप में शासन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, नैतिक आधार से उसे उतना सरोकार नहीं था। अर्थात नैतिकता के या मोरलिटी के आधार पर शासन करने की व्यवस्था का उसने कोई आधार नहीं बताया। यदि उसे शासन करने का आधार बताया तो कानून के माध्यम से ही उसने व्यवस्था की बात कही, और एक ऐसा प्रभावशाली कानून होना चाहिए जो सभी पर सामान्य रूप से लागू हो। अब किसी की इच्छा, ये तो क्या रहा कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, राज्य की संप्रभुता की संकल्पना की जो बात है बोंदिन की, ये बात रही। अब उसमें स्टेट के संबंध में उसने क्या थ्योरी दिया, तो जब जीन बोंदा की जब बात होती है तो प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुरूप यदि हम बात करें तो बोंदा ने पूर्ण राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या किया, समर्थन अवश्य किया है। जब उसकी प्रभुसत्ता की बात की हम अध्ययन करेंगे कि उसकी सॉवरेनिटी की थ्योरी का हम जब स्टडी करेंगे तो उसने पूर्ण राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की की क्या किया, समर्थन किया, परंतु उसने स्वेच्छाचारी शासन ऑटोक्रेसी को उचित नहीं ठहराया। उन्होंने कहा पूर्ण राजतंत्र तो अच्छा है, लेकिन ऑटोक्रेसी अर्थात स्वेच्छाचारी शासन ठीक नहीं है। उसके राजतंत्र या प्रभुसत्ता से जो उसके राजतंत्र का आशय लिया गया तो शक्तियों के केंद्रीकरण से लिया गया, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात करते, शक्ति के केंद्रीकरण की बात करते, क्योंकि उसके पूर्व की जब हम बात करते हैं तो क्या था, शक्तियों का क्या था, केंद्रीकरण। बीच में पहले केंद्रीकरण था और फिर शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। उसके बाद फिर लोगों को आवश्यकता उस जो है शक्ति के विकेंद्रीकरण से अराजकता फैली, कानून का कोई महत्व नहीं, संप्रभुता का कोई महत्व नहीं बचा। तो फिर लोगों ने ये महसूस किया कि राजा के पास इतनी शक्ति होना चाहिए, अपने सत्ताधारी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी सर्वोच्च और विधायी कानून ला सके और ला करके उनको लागू भी करवा सके। अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण किस में, एक बिंदु पर होना चाहिए। और जब एक बिंदु की बात होगी, एक पर्सन की बात होगी, तो उसमें क्या होगा, राजतंत्र ही होगा, क्योंकि राजतंत्र में एक ही व्यक्ति शासन करता है। ऐसा उन्होंने कहा।
तो उन्होंने कहा कि संप्रभुता के सिद्धांत का जब हम के अनुरूप हम अपना विश्लेषण करते हैं, तो बोंदा पूर्ण राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन अवश्य करते हैं, लेकिन स्वेच्छाचारी शासन का नहीं। उसके विचार से नागरिकों के परस्पर मतभेद और संघर्ष क्रूरता और अन्याय के मुख्य कारण है। राज्य के सिद्धांत के संबंध में ये बताना चाहते हैं बोंदा कि जो नागरिकों के आपसी जो है मतभेद होते हैं, क्योंकि मतभेदों से ही गुटों का निर्माण होता है, और जब गुटों का निर्माण होता तो आपसी हित भी टकराते हैं, और जब आपसी हित टकराते हैं तो आपसी संघर्ष का भी जन्म होता है। तो जब संघर्ष ज्यादा होता है वहीं राजनीति शुरू हो जाती है। तो नागरिकों के परस्पर मतभेद और संघर्ष क्रूरता और अन्याय के मुख्य कारण है। जब लोगों के आपसी हित और उनके हित में टकराव आता है, उनके उद्देश्यों पे टकराव जो है, अलग अलग उद्देश्य के लोग अलग अलग गुटों का निर्माण करते हैं, तो आपस में संघर्ष पैदा होता, और संघर्ष के साथ क्रूरता और अन्याय के मुख्य जो संघर्ष है उसमें क्रूरता और अन्याय का मुख्य कारण है। इन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत परस्पर विरोधी हितों में क्या होना चाहिए, संतुलित स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य के आपसी मतभेद और संघर्ष को दूर करने के लिए जो क्रूरता और अन्याय उसका मुख्य कारण है, उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत दोनों जो विरोधी हित हैं उनमें क्या करना है, संतुलन स्थापित करना है, और वो आवश्यक भी है। तो पूर्ण प्रभुसत्ता एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ही सामंजस्य कंसिलिएशन के प्रमाणित स्रोत की भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा ये संतुलन का काम कौन कर सकती है, पूर्ण संप्रभुता कर सकती है। ये जब तक अब जो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं होगी तब तक उस पर कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः बोंदा ने अपने पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत के साथ साथ धर्म के मामले में भी उन्होंने पूर्ण सत्तावाद का सिद्धांत तो दे ही दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो समाज में रहने वाले लोगों के बीच आपसी मतभेद और संघर्ष है उसका एक ही ट्रीटमेंट है, और क्या है, प्रभुसत्ता। क्योंकि राज्य के पास या सरकार के पास जब तक ऐसी विधायी और कार्यकारी शक्ति नहीं होगी तब तक राज्य में रहने वाले समुदायों के बीच आपसी मतभेद और संघर्ष में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपसी संघर्ष और सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य के पास ऐसी विधायी और कार्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि उस प्रकार का कानून बना सके सरकार और कानून को लागू भी करवा सके। जैसे प्रेजेंट टाइम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा ध्यान दे कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, तो आपको उस बोनिन के विचार और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट को कोरिलेटेड करके समझने का प्रयास करिए, और समझने का प्रयास ही करिए। किसी को पार्टी बेस या किसी आइडियोलॉजी को कनेक्ट करके मत समझिए। सिर्फ आपको प्रश्न समझना है और इस सॉवरेनिटी के सिद्धांत को समझना जो जीन बोनिन और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है। क्योंकि आज की डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जीन बोंदा मोनार्की स्टेट की बात कर रहे हैं, राजतंत्री राज्य की बात कर रहे हैं। तो राजतंत्री राज्य और डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे कोरिलेटेड करके सह संबंध स्थापित करके उस व्यवस्था को
रेगुलेट करने के लिए कैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर को जो है सुप्रीम के रूप में गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, सर्वोच्च जो शक्तियां हैं, सुप्रीम पावर है, सरकार उसको कैसे यूज करती है, उसको समझना होगा। यह किसी पार्टी के आधार पर मत समझिए। अब कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में यदि किसी का कोई उदाहरण दिया जाता है, किसी से किसी को जोड़ के बताने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ किसी की आलोचना का उद्देश्य नहीं है, वहाँ सिर्फ उदाहरण देकर वहाँ समझाने का ही उद्देश्य रहता है। तो हम ये अब उसके साथ साथ जो पूर्ण संप्रभुताधारी का जो सिद्धांत तो दे ही दिया बोंदा ने, लेकिन उस समय की तत्कालीन फ्रांस की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जो मोनर्टीज के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटीज के जो अल्पसंख्यक समुदाय के या अल्पसंख्यक वर्गों के लोग हैं, उनके अधिकार और न्यायिक स्वाधीनता का भी क्या किया, समर्थन किया। और उनके न्यायिक और उसके समर्थन करके बहुत सारी कराधान जो टैक्स लगाती है उसका क्या किया, तो उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ का पहला विवरण दिया, जिसमें यह नहीं देखते कि प्रभुसत्ताधारी को अपनी प्रजा के संदर्भ में क्या क्या अधिकार हैं। उन्होंने बताया कि बल्कि यह देखा जाता है कि राज्य प्रभुसत्ताधारियों के संदर्भ में उसके क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रकार बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी को यह अधिकार तो है कि वह प्रजा की सहमत के बिना कानून बना सकता है, वह रीत रिवाज के विरुद्ध भी व्यवस्था दे सकता है। जो पहले से रीतियां चली आ रही, परंपरा चली आ रही हैं, उनके अगेंस्ट भी स्टेट ऐसे रूल ला सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, बहुत सारी ऐसी रीत रिवाज हैं जो प्रेजेंट कंडीशन के देखते हुए तर्कसंगत नहीं कह सकते हैं। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तो वहां सरकार और कोर्ट दोनों दखल देती है कि ऐसे मानवीय प्रथाओं को आप हमेशा के लिए चालू नहीं रख सकते। जैसे नर बल प्रथा है, बाल विधवा, और इस तरह की बहुत सारी जो प्रथाएं हैं। अब जैसे सिस्टम में जो ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था है, भाई किसी के एक शब्द के कहने से अन्य व्यक्तियों के जीवन पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पर या बालिकाओं पर, तो उसको भी सरकार ने देखा और उसने देखा कि आपको कानून के दायरे पे रहते हुए ही आप उससे अलग हो सकते हैं। सिर्फ एक बार आपकी मनमानी नहीं हो सकती है कि आप अपनी मनमानी के आधार पर व्यवस्था को कायम रख सकें। राज्य वहां इंटरफेयर करेगा, राज्य वहां मौजूद होगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य की जो पहले से रीत रिवाज है, पहले से रीतियां चली आ रही, वो कहते हमारे धर्म का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ रिलीजन से, ये धर्म का एक भाग है, ये धर्म का एक हिस्सा है। तो यदि चाहे तो प्रभुसत्ता या जो राज्य है या संप्रभुता है, उसके विरुद्ध भी वो व्यवस्था दे सकती कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आज की जो लोग हैं, आज की जो सोसाइटी है, वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर रही है, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में और प्रचलित कानूनों की भी उपेक्षा कर सकता है, परंतु उसे इस अधिकारों का प्रयोग करते समय अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये सभी कर तो सकता है, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वहां की जो प्रजा है, क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या होते हैं, प्रजा होते हैं। अब प्रजा वो कहलाते जिनके राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होते हैं, अर्थात उनको कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। और आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को क्या दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट, या जो है
मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जो राज्य के विरुद्ध वो हमेशा यूज किए जाते हैं। अगर राज्य के द्वारा या राज्य का से या सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय में शरण लेकर के अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो कहते हैं कि जो ये अधिकार दिए गए हैं वो उनका उद्देश्य अपने नागरिकों का कल्याण करना, ना कि उनका उत्पीड़न करना है। उनका प्रयोग करते समय अपने लोगों के जो है क्या करना है, हितों को जो है कल्याण को ध्यान में रखना है। वो कहते हैं कि उसे कोई भी परिवर्तन करते समय, कहते हैं कि जब राजा या जो राज्य है या प्रभुसत्ता है अपने अगर कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करें, एक तरह से एक ही बार में करने का प्रयास ना करें। उसे अपने परामर्शदाताओं अर्थात जो एडवाइजरी कमेटीज हैं और जनप्रतिनिधि अर्थात जो उनके मेंबर्स हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्थाओं से निरंतर परामर्श करते रहना चाहिए। क्योंकि उनका कहने का मतलब लोगों से सलाह और मशविरा भी लें, उनके जनप्रतिनिधियों के भी विचार लें कि आप बताएं कि इस क्षेत्र में कोई इनका आक्रोश तो नहीं फैल रहा, लोग विद्रोह तो नहीं करना कर बैठेंगे। तो धीरे धीरे जब करेंगे तो लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहते हैं और सरकार का भी उद्देश्य पूरा हो जाता है और लोग वहाँ विरोध भी नहीं करते। तो बोंदा ये मानता था कि जन साधारण स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि वो मानते हैं कि जो जन सामान्य है, जन साधारण के लोग हैं, उनके पास स्वशासन की क्षमता नहीं रखते। वो अपने आप में सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन या सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात होती है वो उनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। परंतु यह भी जानता था बोंदा कि निरंकुश शासक अपनी प्रजा के मन में भय, घृणा और असंतोष पैदा करके प्राकृतिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त भी कर देते। कभी कभी बताते हैं कि जो प्रभु सत्ताधारी हैं या राजा हैं या शासक हैं, अपने प्रजा के अंदर भय, एक तरह से फियर डाल देते हैं, हेट, घृणा और अनसेटिस्फेक्शन, असंतोष या असंतुष्ट पैदा करके प्राकृतिक कानून, क्योंकि जो कहती है कि जब व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी और असंतोष पैदा हो जाएगी, यही क्या है, विद्रोह के कारण है। भय, घृणा और असंतोष ही किसी चीज के विरोध की क्या है, मूल कारण है। जब किसी भी सिस्टम में लोगों के अंदर भय, घृणा और असंतोष पैदा हो जाता है तो लोग क्या चाहते हैं, फिर बदलाव चाहते हैं, उसके लिए चेंजिंग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, जो पुरानी व्यवस्था है, नेचुरल सिस्टम बना हुआ है पुराना जो चलता आ रहा है, वो क्या है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वास्तव में सभी राज्यों का मुख्य ध्येय अब क्या है, उन्होंने बताना चाहते हैं जिन बोंदा राष्ट्र की थ्योरी में, स्टेट थ्योरी में, कि प्रत्येक राज्य का मुख्य उद्देश्य करुणा, प्रेम और शौर्य, सम्मान और सदाचार के वातावरण को बढ़ावा देना है। अर्थात राज्य के द्वारा एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें करुणा हो, अर्थात करुणा का से यहाँ प्रेम या लव से, न्याय हो, जस्टिस, शौर्य हो, बहादुरी के लिए है, करेज, साहस, रिस्पेक्ट या सम्मान और सदाचार के वातावरण को बढ़ावा। अर्थात यहाँ सभी के साथ करुणा, न्याय, शौर्य, सम्मान और सदाचार के वातावरण को आपसी मिलजुल करके बढ़ावा दे। इस तरह बोंदा ने पूर्ण सत्तावाद के प्रयोग में लोगों के हित की क्या किया, प्राथमिकता दी। आज की इस वीडियो क्लास में इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ जीन बोंदा, सॉवरेनिटी एंड स्टेट, राज्य और संप्रभुता के संबंध में जो जीन बोंदा के महत्वपूर्ण विचार हैं वो इस वीडियो क्लास के माध्यम से
प्रत्येक सुनने वाले छात्र के लिए उपयोगिता सिद्ध करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।